सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा आज की सेशन की शुरुआत होती है डेट शीट अनाउंसमेंट के साथ। इंस्टीट्यूट ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपकी डेट शीट अनाउंस करी है, जिस अकॉर्डिंग आपके पेपर जो हैं मई 3, 5, 7, 9, 11 और 13 को खत्म है। 13 मई को आपका आखिरी पेपर है। अब यहां से अगर आप डेज कैलकुलेट करके चलते हैं तो आपके पास बेटा कितने दिन बचे हैं वो देख लीजिए। ठीक है, मई के 2 दिन जिसको काउंट करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे तो आप अकाउंट्स ही पढ़ रहे होंगे। मैं चलो अप्रैल पूरा काउंट कर लेता हूँ, चलो मई के 2 दिन भी काउंट कर लेते हैं। मई के 2 दिन है बेटा, अप्रैल के 30 दिन है, मार्च के 31 दिन है, फेब के 28 दिन है, और हमारा 29 दिन है इस बार। ठीक है, और जनवरी के अंदर हमारे जो दिन बचे हैं, आज के तारीख है बेटा 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन। टोटल अगर आप करते हो 35 इंटू 37, 37, 38 और 60, 98 डेज। 98 दिन बचे हैं बेटा हमारे पास बस। 98 डेज देखा जाए बहुत है। अगर ढंग से पढ़ने बैठे हैं तो बेटा बहुत होते हैं 98 डेज तैयारी करने के लिए। मतलब कोई बच्चा अगर ऐसा है ना जो अभी भी सोचने बैठे कि चलो यार मैं महीने एक ग्रुप दे देता हूं, ठीक है, तो वो ग्रुप निकालने का भी दम रखता है अगर ढंग से पढ़। लेकिन अगर ढंग से आप लोग नहीं पढ़ रहे हो और आप सोचो कि मई में हम क्लियर कर जाएंगे, तो मैं अभी बता देता हूं नहीं कर पाओ। मैं बच्चे कई मामलों में बहुत ब्लंट हूं, इस वजह से बुरा लगता हूं, क्योंकि मैं ना कई चीजें ऑन फेस बोल देता हूं जो शायद कई टीचर्स नहीं कहते। मैं तो टेस्ट जब चेक करता हूं, अगर किसी बच्चे की परफॉर्मेंस नहीं होती ठीक, जो हमारी टेस्ट चल रहे होते हैं जब एग्जामिनेशन के लिए, तो अगर किसी बच्चे की परफॉर्मेंस नहीं ठीक होती, मुझे लग रहा होता है यार इस बच्चे के कंसेप्ट नहीं क्लियर है, यार ये बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो मैं सीधा क्लियरली बोल देता हूँ कि बेटा जिस हिसाब से आप चल रहे हो मुश्किल हो जाएगा ऐसा। मैं बहुत क्लियरली बेटा वो चीज बोल देता हूँ, चाहे फिर बच्चे को बुरा लगे अच्छा लगे जैसा लगे। अगर मैंने इंस्टीट्यूट के भी मॉक टेस्ट पेपर अगर मेरे पास आते हैं चेक होने के लिए, आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर, तो मैं तो उन बच्चों को भी बोल देता हूँ कि जैसा करा हुआ है, अगर आपकी परफॉर्मेंस अगर नहीं है मार्क्स ठीक या कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, मैं बोल देता हूँ कि बेटा अगर ऐसे ही चला, नहीं आपने कवरिंग करी, तो नहीं होगा क्लियर। बेटा टाइम मान रहा हूँ कम है हमारे पास, अभी सिलेबस भी बचा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहां से अब दो चीजें हैं। जिनका तो देखो सिंगल ग्रुप है, आप लोगों की दिन में मैक्सिमम 2 क्लासेस लग रही हैं। अब सिलेबस थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करना है तो डेफिनेटली देखो क्लासेस की ड्यूरेशन बढ़ेगी। क्लासेस की ड्यूरेशन को कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा बेटा, तभी सिलेबस खत्म होगा, अदरवाइज तो सिलेबस ऐसे खत्म होने पे आएगा ही नहीं। सिलेबस खत्म होगा तभी तो हम एक चैप्टर वाइज रिवीजन या मैराथन वाली चीज में जा पाएंगे ना। अदरवाइज तो मैराथन वाली चीज भी नहीं हो पाएगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो उस चीज के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। वो टाइम तभी है ना अगर हमारा सिलेबस पहले खत्म हो। तो क्लासेस की ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ेगी तो डेफिनेटली वॉट एवर हैज टू बी डन टू इंक्रीज द टाइमिंग्स ऑफ क्लास वो करा जाएगा। सेकेंड, आप लोगों का लॉ अभी ऑल्टरनेट पे चल रहा है, तो डेफिनेटली इट विल ये कोशिश रहेगी कि लॉ की क्लास आप लोगों की एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन लगे, ताकि लॉ का सिलेबस भी आपका जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, टैक्स आपका जो है जीएसटी जो है वो आपका खत्म होने वाला है। इनकम टैक्स आपका हो चुका हुआ है, जीएसटी आपका खत्म होने वाला है। थोड़े दिनों में आपका जीएसटी जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। अकाउंट्स जो है वो सबसे बल्कि है। अकाउंट्स के बेटा अभी चैप्टर्स हमारे कुछ बचे हैं जो टाइम टेकिंग है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, देयर आर सर्टेन चैप्टर्स विच आर टाइम टेकिंग, लेकिन अगर आप लोग एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए रेडी हैं, पढ़ने के लिए रेडी हैं, तो हम अकाउंट्स का सिलेबस भी जल्दी वाइंड अप कर सकते हैं। मेरे को कॉन्फिडेंस इस चीज का है कि अगर हमारा चलो अगर 10 दिन हमें ज्यादा लग भी रहे हैं अकाउंट्स के अंदर, तो मुझे पता है कि जो हमारा रिवीजन स्ट्रेटेजी जो मेरी रहती है या जिस तरीके से हमने रिवीजन करनी है, हमारा सिलेबस हो जाएगा, हमारा सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और टेस्ट अगर तुम लोग ढंग से पढ़ के दोगे तो बहुत अच्छा कर लोगे। तो इस वजह से मेरे को ना कोई वो नहीं है कि एक होता है ना कि यार कैसे होगा, मेरे को वो टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ। नया सिलेबस पहली बार है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम पहली बार पढ़ा रहा हूँ इंटरवल।
सिलेबस हमारा जरूर थोड़ा सा पीछे चल रहा है, डिनाई नहीं करूंगा इस चीज को, सिलेबस हमारा थोड़ा सा पीछे चल रहा है। तो हमें कुछ ना कुछ अब ऐसा करना पड़ेगा कि हमारा एक तो सिलेबस जो है थोड़ा टाइमली कंप्लीट और जल्दी कंप्लीट हो, जो टारगेट सोचा है उससे भी जल्दी कंप्लीट हो। डेफिनेटली वो दैट इज इन माई माइंड। तो आप लोगों की जो मेरे साथ क्लास की ड्यूरेशन रहेगी वो थोड़ी सी एक्सटेंडेड रहा करेगी, ठीक है। आप लोगों का अभी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की क्लास के बीच जो होता है वो कितना टाइम होता है, 1 आवर 15 मिनट्स का आपको एक ब्रेक मिलता है। 3:30 के अराउंड आपकी कॉस्टिंग की क्लास होती है जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं। डेफिनेटली उसको रिड्यूस हमें करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं अपनी क्लास जो है वो आपकी एक्सटेंड करा करूंगा और आई विल गो टिल 2:30। आई विल गो टिल 2:30। आज जाता हूँ नहीं जाता हूँ वो देख लेते हैं, बट अदरवाइज हम 2:30 बजे तक बेटा जाया करेंगे। 45 मिनट्स का ब्रेक। 45 मिनट्स का मतलब आपका ब्रेक जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। 45 मिनट्स का ब्रेक हो जाएगा आपका। उस टाइम पे आप लोगों ने लंच कर लिया, देन आपने कॉस्टिंग की क्लास लगा ली, फिर आपका ब्रेक होता ही है, फिर ब्रेक। फिर आपकी आपकी कौन सी क्लास होती है, और एफएमएसएम की क्लास होती है, ठीक है। सो जहां तक अब इसकी बात आती है आपकी टेस्ट सीरीज की, ग्रुप 1 का शेड्यूल, मेरी पूरी कोशिश है कल पूरा डिटेल शेड्यूल आ जाए, अदरवाइज पहले 5 टेस्ट का जो डेट्स आपको बता दी जाए, पहले 5 टेस्ट की डेट्स आपको बता दी जाए। अब शेड्यूल जो है उसके अंदर अभी जो हमारा शेड्यूल बना था उसके अंदर हो सकता है हमें कुछ चेंजेस भी करने पड़े। अब वो चेंजेस क्यों करने पड़ेंगे मैं आपको अभी कारण बता देता हूँ, ठीक है। क्यों मैंने शेड्यूल रिलीज नहीं करा था, क्योंकि डेट शीट का ही कहीं ना कहीं वेट था। वो चेंजेस बच्चे क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों का पहला पेपर ही मई 3 को है। अगर 3 फुल सिलेबस टेस्ट होने हैं तो बेटा सीधी सी बात है, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट हमें एक डेट तक खत्म करने पड़ेंगे ताकि 3 फुल सिलेबस हम ले सकें। तो चैप्टर वाइज आपके टेस्ट हो सकता है कि अगर किसी सब्जेक्ट के 9 थे तो 9 की जगह वो 7 हो, एक एक चैप्टर और ऐड हो जाए, कुछ टेस्ट का सिलेबस बढ़ जाए, चैप्टर वाइज का ब्लॉक का बढ़ जाए। वो करना ही पड़ेगा बेटा, तभी 3 फुल सिलेबस हो पाएंगे, अदरवाइज वो 3 फुल सिलेबस होंगे नहीं। सो ड्यू टू दैट रीजन आप लोगों का जो टेस्ट का शेड्यूल है ना वो अभी तक शेयर नहीं करा गया डिटेल। और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि आई हैव टू केटर दैट थिंग कि हर एक सब्जेक्ट के आपके सफिशिएंट टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। चाहे वो आपका बोथ ग्रुप वाला बच्चा है चाहे सिंगल ग्रुप वाला बच्चा है, और फुल सिलेबस 3-3 हर बच्चा अच्छे से पढ़ के दे रहा है। क्योंकि जब तक आप फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दोगे आपको नहीं पता लगेगा कि आप वहां पेपर में कैसा परफॉर्म करके आओगे, वो 3 घंटे में पूरा सिलेबस कैसे मैनेज करोगे। आपको एक दिन का गैप मिलता है बिटवीन 2 एग्जामिनेशन, 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। तो आप लोगों की जो फुल सिलेबस टेस्ट रहेंगे वो भी ऐसे ही रहेंगे, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इसी तरीके से। जिस दिन अकाउंट्स का पेपर होगा उसका एक दिन छोड़ के लॉ का फुल सिलेबस होगा, उसका एक दिन छोड़ के कॉस्टिंग का फुल सिलेबस होगा, सॉरी टैक्स का फुल सिलेबस होगा, एक दिन छोड़ के कॉस्टिंग, एक दिन छोड़ के ऑडिट, एक दिन छोड़ के एफएमएसएम। अब जो बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनको एडवांटेज क्या मिलता है, उनको ये एडवांटेज मिलता है कि जब एक बार फुल सिलेबस सीरीज चल रही है तो आपके पास डबल टाइम, क्योंकि एक सीरीज खत्म होगी, 2 दिन का गैप डालेंगे, फिर अगली फुल सिलेबस सीरीज शुरू हो जाएगी, फिर अगली फुल सिलेबस सीरीज शुरू हो जाएगी। तो अब रिवर्स वे में आएंगे। डेफिनेटली अगर देखो डेट शीट के अंदर कोई चेंज होता है और वो हमें इंटीमेट कब तक हो जाएगा उसका भी अंदाजा दे देते। दो डेट शीट चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर डेट शीट के अंदर कोई चेंज होता है तो मोस्ट प्रोबेबली फेब 20 तक हमें पता होगा। इलेक्शन की डेट्स जो है फेब 20 तक आ जानी चाहिए, फेब 20 तक इलेक्शन की डेट्स आ जानी चाहिए। इलेक्शन की डेट्स आती हैं, जैसे ही इलेक्शन की डेट्स आएंगी अगर क्लैश हो रहा हुआ तो आपका इंस्टीट्यूट डेट शीट चेंज कर देगा। अगर क्लैश नहीं हो रहा हुआ डेट शीट चेंज नहीं होगी, ये मैं क्लियर करूं। तो इस उम्मीद में मत रहना कि डेट शीट चेंज होगी। फर्स्ट चीज बहुत क्लियरली मैं इंटीमेट करूंगा ये चीज। सेकेंड, कुछ एक एक्स्ट्रा सेशंस अब आप लोगों के रहे, टेस्ट की शेड्यूलिंग मेरी पूरी कोशिश रहेगी वैसी करी जाए कि आप लोगों को टेस्ट के पढ़ने के लिए भी टाइम मिले। अदरवाइज यू डू हैव द ऑप्शन कि अगर जिस दिन टेस्ट शेड्यूल्ड है अगर आप उस दिन टेस्ट नहीं दे पाते, ठीक है। ये मैं बोथ ग्रुप वाले बच्चों के बोल रहा हूँ, जिनका सिंगल ग्रुप है उन बच्चों के पास चॉइस नहीं है। क्लियरली इंटीमेट कर रहा हूँ, जिन बच्चों का सिंगल ग्रुप है उन बच्चों को मैं कोई चॉइस नहीं दे रहा हूँ, उन बच्चों को हम चॉइस नहीं दे रहे हैं। अगर मैंने बोला है 30 तारीख को टेस्ट है तो आपका 30 तारीख को टेस्ट है।
आपने 30 तारीख को वो टेस्ट देना है, ठीक है। ऑफलाइन में देना है ऑफलाइन में दो, ऑनलाइन में देना है ऑनलाइन में। जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं, अगर आपकी बाकी क्लासेस की वजह से आपको लग रहा है कि आप 30 को टेस्ट नहीं दे सकते, यू कैन अपेयर फॉर टेस्ट ऑन सेकेंड, क्योंकि टाइम स्लॉट देखना पड़ेगा ना आपकी क्लासेस के अकॉर्डिंग। आपको लगता है आप सेकंड को टेस्ट दे सकते हैं, यू डू हैव द ऑप्शन टू अपेयर ऑन सेकंड। बट जो बच्चा सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहा है उसको बेटा सेम डे ही टेस्ट देना होगा, ठीक है, तभी वर्थ है, अदरवाइज वर्थ नहीं। आप इतना समझ लीजिए। सेकंड चीज, आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट्स है, दैट इज फ्रॉम फेब सेकेंड टू फेब 23। बच्चों देखो, जो बच्चे दो ग्रुप के लिए जा रहे हैं, जो सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हैं, उनको तो चाहे वो फर्स्ट डे ही एग्जामिनेशन फॉर्म भरने, डज नॉट मैटर। फेब 2 से स्टार्ट है, आप लोग फेब 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिए। जो बच्चे दो ग्रुप के लिए जा रहे हैं, ठीक है बेटा, मैं आप लोगों को बस एक ही चीज बोलूंगा, कॉन्फिडेंट रखना कि आप दो ग्रुप के लिए ही जाओ। लेकिन अगर आपको कहीं 1% 2% लगता है कि नहीं सर, दो ग्रुप हमारे लिए हैवी हो रहे हैं, ठीक है, कि दो ग्रुप हमारे लिए हैवी हो रहे हैं, हमें लग रहा है कि यार नहीं यार, दो ग्रुप हम नहीं कर पाए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक बार हमसे बात जरूर करें। जिस फैकल्टी के साथ कंफर्टेबल हो उससे बात कीजिए, ठीक है। एक बार हमसे बात जरूर करेंगे ताकि हम एक आपको हेल्प कर पाए, गाइड कर पाए कि आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग आप कितना टाइम दे पा रहे हो, उस अकॉर्डिंग कि बच्चे आपको दो ग्रुप के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जो भी बच्चा दो ग्रुप की तैयारी कर। क्योंकि अगर आपको ये लग रहा कि दो ग्रुप नहीं हो पाएंगे, सिंगल देना बेटर है। और हम भी उस कंक्लूजन पे हुए नहीं, जो सिचुएशन है कि आप सिंगल ही के लिए ही चाहिए, तो वो बेटर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आप दो के लिए अगर बच्चा जाता है जिद से, और दिख रहा है पहले से कि भाई दो नहीं हो पाएंगे, ये ना हो बेटा दो के चक्कर में एक भी रह जाए, ठीक है, उस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बस मैं इतना कह रहा हूं कि किसी बच्चे को डाउट हो, और मेरे को विश्वास है जो बच्चों ने दो ग्रुप चूज करा हुआ है, वो बच्चे ऐसे हैं, उनका वो कैलिबर है कि वो दो निकाल लेंगे, ना सिर्फ दो निकाल लेंगे, रैंक भी ला सकते हैं शायद। मैं तो ये बोलता हूं, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो रैंक भी ला सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना। अब जिन बच्चों का सिंगल ग्रुप है, आपको अपनी रूटीन जो है बेटा उसको ठीक करना है। आपका अगर साथ में कॉलेज चल रहा है, कुछ और चीज आपकी लाइफ में चल रही है, सीधा बोल देता हूं, उसको हटाना पड़ेगा। प्रायोरिटी पे आपको सी एग्जामिनेशन को रखना पड़ेगा, इस इंटरटेंट को रखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, अदरवाइज दिक्कत है। और पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ोगे, बहुत बेटर रहोगे। अगर डीमोटिवेट हो जाओगे, डरोगे कि एग्जामिनेशन तो अब आ गए सर पे खड़े हैं, बेटा मुश्किल हो जाएगी क्या ही करें। आई होप समझ रहे हो जो मैं कन्वे करना चाहूँ। तो अगर अभी भी किसी ने पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है या नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, तो अब वो टाइम है कि आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और क्लासेस में रेगुलर हो जाइए। क्योंकि अगर आपका बैकलॉग है और आप क्लासेस भी नहीं लगा रहे हो टाइम, तो आपका बेटा पिछला बैकलॉग पहले से है, और ऊपर से जो आगे वाला बैकलॉग है, जो अभी क्लासेस होंगी, वो आपका बैकलॉग बनता जाएगा, तो सिलेबस वाइंड अप भी नहीं हो पाएगा। सिलेबस जितना लेट खत्म करोगे उतना जल्दी उतनी दिक्कत आएगी। जो टॉपिक्स क्लास में चल रहे हैं उसको साथ के साथ रिवाइज करके चलो, ताकि जब उसका टेस्ट हो तो आपको अलग से टाइम ना देना पड़े, आपको स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टाइम ना देना पड़े। अगर मैं AS18 अभी करा रहा हूँ, तो AS18 जैसे ही मेरा खत्म होता है, तो AS18 अपनी तरफ से रिवाइज कर लो एक बार, ताकि जब टेस्ट होगा AS18 का, तो तुम लोगों को पता है कि हमने पढ़ा है पहले से, हमने सिर्फ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अब सर ने दिए हैं वो करने हैं, और हमने पेपर दे देना। क्लियर है? आई होप आई एम क्लियर। हाँ जी, पक्का। सर मैं थोड़ा 5 मिनट लेट ज्वाइन की थी, ये डेट एक बार रिपीट कर देंगे सर, ये क्या कौन सा टेस्ट का क्या डेट है? बेटा थर्ड फिफ्थ सेवंथ फर्स्ट ग्रुप के एग्जामिनेशन है, थर्ड 3 मई 5 मई और 7 मई, ओके। ठीक है। तो देखा जाए सिर्फ 98 डेज अब आप लोगों के पास बचे हैं, और 98 डेज बहुत होते हैं बेटा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चा आप लोगों के साथ क्लास अभी मैं शुरू करता हूँ, अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करता हूँ, आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करता हूँ। बच्चे आप लोगों के सामने जो इस टाइम इंसान खड़ा है ना, उसने अपने CA जर्नी में फेलियर्स देखे, एक नहीं दो नहीं कई बार देखे,
लेकिन जब उस इंसान ने पता लगा ना कि उसको कि पढ़ने का सही तरीका क्या है, क्योंकि एक सब्जेक्ट था जो मुझे बड़ा तंग करता था, मेरे को कभी वो सब्जेक्ट पसंद नहीं आया, मेरा वो सब्जेक्ट खराब जाता था तो मेरा आगे बाकी पेपर खराब हो जाते थे, क्योंकि उस सब्जेक्ट वाले को पता होता था मेरे उसमें 40 नहीं आने। ठीक है, मतलब हमारे उस सब्जेक्ट में ये पता था उसमें 40 नहीं आ रहे, तो मैं आगे के पेपर भी खराब कर लेता था उस चक्कर में। नवंबर 2020 का जो अटेम्प्ट था ना, उसमें कोविड के टाइम ऑप्ट आउट का ऑप्शन है। ठीक है, वो कहते हैं कि जिसको कोविड के सिम्टम्स है ना, वो बच्चा ऑप्ट आउट कर सकता है, उनके हम दोबारा से पेपर लेंगे जनवरी में। इंस्टीट्यूट ने ऐसा बोला। हुआ क्या, मेरा पहला पेपर अच्छा गया, मेरा दूसरा पेपर अच्छा गया, तीसरा पेपर ऑडिट का था, ये मेरा खराब चला। और ऑडिट का पेपर ऐसा गया कि मेरे को यहां दिख गया कि भाई मेरे यहाँ पर 40 नहीं बने, कि मेरे यहाँ पे 40 नहीं बने, दिक्कत हो गई। अब यहाँ 40 बन नहीं रहे, तो पता था कि अगला पेपर अगर मैं देता भी हूं, तो मेरा ग्रुप तो अटक है, ये वाला ग्रुप तो गया। वॉट आई डिड, आई चूज टू ऑप्ट। जिस दिन ऑप्ट आउट करा तब मेरे पेरेंट्स ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं, जो मेरे फादर थे ना, उनसे मेरी बात चल रही थी, फादर से मेरी बात चल रही थी, तो फर्स्ट टाइम मैंने वो चीज देखी कि आई लेट माई फादर डाउन, कि कहीं ना कहीं उनको था कि यार एक अटेम्प्ट चल नहीं गया तो पेपर, ठीक पेपर दे देता, देखी जा, क्या पता निकल ही जाए। तो मैंने उनके फेस पे ना एक डिसअपॉइंटमेंट दिखी थी फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं बहुत बार फेल हुआ, लेकिन कभी उन्होंने मेरे को, मतलब ये नहीं बोला, कभी उन्होंने मेरी हिम्मत नहीं टूटने दी, हमेशा ही वॉज लाइक कि कोई बात नहीं बच्चे, अगली बार हो जाए, अगली बार हो जाए, तू कर तैयारी, अगली बार हो जाए। ये बेटा मैंने बहुत बार सुना, लेकिन दैट वाज द फर्स्ट टाइम जहां पर मैंने देखा था कि मेरे फादर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है। बस जो मैंने उस टाइम उनके, उन्होंने बोला कुछ नहीं मुझे, बट उनके फेस पे जो डिसअपॉइंटमेंट थी ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन बन गई थी कि नहीं यार, अब जो मर्जी हो जाए, चाहे मैं सीए वाला काम जिंदगी में करूं ना करूं, ठीक है, चाहे मैं कल को सीए की प्रैक्टिस भी ना करूं, चाहे कहीं जॉब भी ना करूं, चाहे मैं कुछ और ही करूं अपना, लेकिन अब मुझे सीए तो बनना है। अब मुझे अपने नाम के आगे सीए चाहिए। आई ऑप्टेड आउट। डेट बता देता हूँ, डेट थी 26 नवंबर, जिस दिन ऑप्ट आउट करा था। 26 नवंबर को ऑप्ट आउट करा था, 27 नवंबर को किसी की शादी थी, किसी दोस्त की, मैं उसकी शादी अटेंड करने गया हुआ था। ठीक है, देन यहां से इफेक्टिवली आप लेकर चलो कि नवंबर तो ऐसे ही निकल गया, नहीं पढ़ा गया नवंबर में ज्यादा, क्योंकि दोबारा स्टार्ट करना हमेशा मुश्किल होता है। जनवरी 21 को पहला पेपर था, मुझे आज भी याद, 21 जनवरी पहला पेपर था, 21 जनवरी को पहला पेपर था। और अ, मैंने पढ़ना शुरू करा होगा दिसंबर, दिसंबर फर्स्ट वीक ढंग से। अब तुम लोग देख लो टाइम कितना, 50 डेज। और अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, इस टाइम पे मैं +1 +2 को पढ़ा भी रहा था, मैं तो +1 +2 वालों को पढ़ा भी रहा था इस टाइम पे। ठीक है, तो मैंने उनकी क्लासेस भी ली हैं, सब करा, उनकी क्लासेस चली हैं जनवरी फर्स्ट वीक तक, जनवरी 5 तक मैंने क्लासेस ली हैं बेटा उनकी। जनवरी 5 को मैंने उनको बोला बेटा कि अब तुम्हारी कोई क्लास नहीं है, जनवरी 5 को मैंने उनको खत्म कर दिया, मैंने कहा नहीं बच्चे, अब तुम्हारी क्लासेस ओवर है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मेरे पास सिर्फ ये 15 दिन थे एक फुल स्टडी वाले, और उसके अलावा दिसंबर 1 से दिसंबर जनवरी 5 तक क्लासेस चल रही थी साथ साथ, कौन सी, +1 +2 वालों बच्चों की, और मैं अपना पढ़ता था। तो टाइम तुमने देख लिया कितना। आई गेव पेपर इन January 21। मेरा बस यहां पर मैंने एक रूल बना लिया। क्या रूल था, कि मेरे को सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। मैंने अपना सोशल मीडिया कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया, नहीं यूज करता था सोशल मीडिया में, जीरो, जीरो थिंग ऑन सोशल मीडिया, जीरो टाइम। मेरी जो दोस्तों से बात होती थी, मैंने वो सारी कॉल्स बंद कर दी। मैंने अपने फोन के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली थी उस टाइम पे, जिससे मेरे को फोन में यूज नहीं कर सकता था। मेरा फोन अगर मैं यूज करना चाहूंगा, अलाउ ही नहीं करेगा उनको यूज करना।
एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली थी मैंने एक, ठीक है, ताकि कंट्रोल रहे। जिस टाइम मैं पढ़ता होता था मेरा फोन दूसरे रूम में होता था, मैं दूसरे रूम में होता था। 3 रूम्स थे घर में, फोन रखा है दूसरे रूम में, मैं अलग रूम में बैठ पढ़ रहा हूँ। प्रॉपर शेड्यूल बनाया कि कैसे पढ़ना है। मैंने, मेरी एक एग्जाम्पशन पहले से थी कॉस्टिंग की, 7 पेपर बेटा मैंने तैयार करे। मैंने ग्रुप 1 दिया, ग्रुप 2 दिया, मेरा ग्रुप 2 क्लियर हो गया। ग्रुप 1 के अंदर मेरे 3 पेपर क्लियर हो गए, मेरी लॉ में बाई चांस नंबर रह गए 34। मेरा लॉ के अंदर नंबर कम रह गए थे, आई थिंक 34 नंबर थे मेरे लॉ में। ड्यू टू लॉ मेरे, मैं यहां पर सीए नहीं बन पाया, बट मेरा ग्रुप 2 निकल गया। देन पेपर हुए जुलाई 21 के अंदर। जुलाई 21 में ग्रुप 1 दिया, क्लियर, नाम के आगे सीए बन गया, लग गया बेटा। और यहां पर जो मेरा स्कोर आया था दैट वाज द हाईएस्ट स्कोर। जितने मैंने पेपर दिए थे, जितने अटेम्प्ट दिए थे, जो मेरे स्कोर बने थे, यहां पर मेरे हाईएस्ट स्कोर आया था एग्रीगेट में। जब मैं 40 दिन पढ़ के इफेक्टिवली, ठीक है, क्योंकि लास्ट के 5-6 दिन तो काउंटिंग मत करा करो ना, क्योंकि उस टाइम तो तुम पहला पेपर पढ़ना शुरू कर देते हो। जब इफेक्टिवली 40-45 दिन पढ़कर अगर मैं बेटा ग्रुप निकाल सकता हूँ, सिर्फ एक पेपर मेरा अटका, ठीक है, 7 पेपर थे, एक पेपर अटका, 6 पेपर तो क्लियर करे ना। तुमने तो 6 पेपर की ही तैयारी करनी है, जिनके 2 ग्रुप हैं, और तुम्हारे पास मेरे से ऑलमोस्ट डबल डेज। काउंट कर लो, तुम्हारे पास मेरे से डबल डेज। तो अगर मैं ये चीज कर सकता था बेटा, तुम लोग तो कर ही सकते हो, या नहीं कर सकते? मेरी तो और भी ऑब्लिगेशन थी। मेरे को तो दिसंबर, मेरे को तो +1 +2 वाले बच्चों को भी पढ़ाना था। बीच में मेरे को शॉप पे भी जाना पड़ता था। मेरे को तो बीच में ऑफिस से भी कई बार कॉल आ जाता था। बीच में 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि ऑफिस के अंदर कोई क्लाइंट आ गया तो मुझे वहां भी जाना पड़ गया, उसके रिगार्डिंग भी कुछ काम करना पड़ गया। वो चीज भी हुई है ऐसे तो बीच में। लेकिन मेरे, मैं एक चीज को लेकर श्योर था कि मुझे जो मेरी लाइफ के डिस्ट्रैक्शन है उनसे दूर है। सोशल मीडिया बंद, दोस्तों से बातचीत बंद। अब तुम कहोगे सर दोस्तों से बातचीत बंद कर दी तो क्या गलत नहीं किया आपने? दोस्तों के साथ नहीं किया गलत, क्योंकि वो भी चार्टर्ड, वो भी सीए बन रहे थे ना। कुछ दोस्त सीए बन चुके थे, कुछ तैयारी कर रहे थे। वो भी तो उस जोन में थे ना, दोस्त भी तो वैसे थे। तो वो, उनको भी पता था कि वैल्यू क्या है इस टाइम की। तो वो भी समझते थे। और जो आपके सच्चे दोस्त होंगे ना, उनसे अगर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने नहीं बात करोगे ना ढंग से, या ज्यादा टाइम नहीं दोगे, तो दोस्ती टूटेगी नहीं। अगर सच्चे दोस्त हैं वो तुम्हें, तुम्हारे साथ सेम रहेंगे। मई 15 को भी, मई 13 को तुम्हारा आखिरी पेपर है, मई 14 को भी वो सेम ही होंगे, जो तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं। तो ये एक तरह से पता भी लग जाता है कि तुम्हारा लाइफ में सच्चे इंसान कौन है, कौन तुम्हारी बाकी तुम्हारे बारे में सोचता है। हाँ, मैंने फिक्स करा हुआ था टाइम। मैंने शाम के 15 मिनट फिक्स करे हुए थे। 6:45 to 7 का मेरा टाइम था। मैंने दोस्तों को बोला हुआ था कि भाई 6:45 से 7 बजे का टाइम है। अगर किसी ने बात करनी हो, कुछ डिस्कस करना हुआ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को इस टाइम पे फोन कर लेना, मैं इस टाइम तुम्हारा फोन उठा। या मेरे को होता था यार मुझे किसी दोस्त से कुछ बात करनी है जरूरी, तो मैं पौने 7 से 7 के बीच उसको फोन करता था। मैं उसके अलावा कोई सेकंड टाइम फोन नहीं करता था। और जो एप्लीकेशन डाउनलोड करी हुई थी उसके अंदर फीचर था कि आप लगा सकते हो यार किसका कॉल रिसीव हो जाएगा। उसमें सिर्फ ना 3 नंबर एडिट थे, एक मेरे पापा का, एक मेरे भाई का, और एक मेरे मम्मा का। चौथा नंबर नहीं था उसके अंदर। कोई फोर्थ नंबर नहीं था, कोई चौथा इंसान मुझे उस टाइम पे कॉल कर ले, नंबर ही नहीं मिले। या आता रहे कॉल, मुझे नहीं पता लगा। है ऐसी एप्लीकेशंस। बात सारी होती है माइंड सेट की। आपके पास बेटा सारे फैकल्टीज है आपको गाइड करने के लिए, या किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़। सिलेबस का इस टाइम में जो भी स्टेटस है, ठीक है, दैट इज वन थिंग। बट आपके पास जो टाइम है वो आपको देखना। जिनका सिंगल ग्रुप है उनके पास कोई ऐसा रीजन नहीं है कि हमारी ग्रुप 2 की क्लासेस हैं तो हम टेस्ट ना दें या टेस्ट की तैयारी ना करें। जिनके 2 ग्रुप हैं बेटा, उनका विजन क्लियर होना चाहिए कि बाकी अगर रैंक के लिए बेटा एम कर रहे हो, दोनों ग्रुप साथ में एम कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा देखो टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब वही है कि आप साथ के साथ रिवीजन करके चलो, क्योंकि आपके पास, आपको उसी टाइम में 6 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, जहां एक सिंगल ग्रुप वाले को 3 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं।
और ऐसा नहीं है कि टाइम बहुत कम है, नहीं, 98 डेज बहुत होते हैं बेटा। मैं आपको कहता हूँ किसी को 98 डेज कम लग रहे हैं, एक बार 98 को 24 से मल्टीप्लाई करके देखना, 2400 में से 48 माइनस कर दो, 2352 घंटे बेटा। क्या 2352 आवर्स कम होते हैं? 3252 घंटे क्या तुम लोगों को कम लगते हैं क्या? हाँ, 2352 आवर्स क्या कम लगते हैं क्या? बहुत होते हैं भाई मेरे, बहुत होते हैं। बस करना क्या है, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज करने हैं, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना है। कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन सबसे दूर रहना है। बस कुछ टाइम के लिए जो है पूरा ध्यान स्टडीज पे देना है, बस कुछ टाइम के लिए। और ये अगर तुम लोग कर गए तो तुम लोगों का जो रिजल्ट होगा ना, जब मार्क रिजल्ट आएगा, तो तुम्हारी मार्कशीट के अंदर बेटा पास लिख रखो। और अगर तुमने इस टाइम पे अब टाइम वेस्ट कर दिया ना, तो जब रिजल्ट आएगा और कहीं उसमें पास ना लिखा हो, तो रिग्रेट कर रहे होंगे, उस टाइम ये सोच रहे होंगे यार सर ने तो कहा था हमें, या फैकल्टीज तो बोल रहे थे, टेस्ट भी हो रहे थे, हमने टेस्ट नहीं दिए, हम नहीं पढ़े। चॉइस तुम्हारी है बेटा कि तुम इस 2352 घंटे को कैसे यूज कर सकते हो। 2350 घंटे बहुत होते हैं, सोच के देखो ना। क्या जाता है, ठीक है सर अभी 8 घंटे सो रहे हैं, 8 को अगर 6 पे ले आए हम धीरे धीरे, 2 घंटे की नींद अगर हम कम कर लें, क्या फर्क पड़ता है? 2 घंटे ज्यादा मिलेंगे पढ़ने के लिए। थोड़े से सेक्रीफाइस है बच्चे, थोड़े टाइम की बात, कर लोगे तो इंटरमीडिएट क्लियर है पहली बार। नहीं कर लोगे वो सेक्रीफाइस, फिर नवंबर तो बेटा है ही है ना। आफ्टर एवरी मई देयर इज नवंबर तो है ही है ना फिर। और मैं चाहता नहीं हूं कि आप में से किसी बच्चे को नवंबर में पेपर रिपीट करने पड़े। जो अभी ग्रुप 1 दे रहे हैं वो नवंबर में ग्रुप 2 दे रहे हैं, और जो अभी दोनों ग्रुप दे रहे हैं वो तो बेटा नवंबर में उनकी तो आर्टिकलशिप चल रही हो। मैं तो ये चाहता हूँ, देखो बच्चे सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। हम टीचर्स का पूरा सपोर्ट है, ठीक है, मेरे एंड में जो भी रिक्वायरमेंट है, जो टाइम एक्सटेंड करना है क्लास का, स्पीड अप करना है सिलेबस, जो भी चीजें फैकल्टीज को अपने लेवल पे करनी है वो फैकल्टीज करेंगी। एक्स्ट्रा सेशन लेने हैं जल्दी सिलेबस कवर कराने के लिए, वो होंगे। डिस्कम्फर्ट आएगा थोड़ा सा, लेकिन जहां डिस्कम्फर्ट है ग्रोथ भी तो वही है। अगर पास होना है तो थोड़ा सा तो डिस्कम्फर्ट में आना पड़ेगा ना, थोड़ा सा तो शेड्यूल हेक्टिक करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा तो प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी ना, कि सर हमने सीए को टाइम देना है, या घर पे टाइम देना है, या दोस्तों को टाइम देना है, या साथ में कोई और कोर्स करने हैं उसको टाइम देना है। कुछ तो प्रायोरिटीज अब यहाँ पर सेट करनी पड़ेगी ना, जो जॉब में है, जॉब को टाइम देना है या सीए को टाइम देना। सर्टेन प्रायोरिटीज हैज टू बी सेट नाउ। वो प्रायोरिटीज अगर आप लोग सेट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बेटा दिक्कत हो जाएगी। इस टाइम पे जितना ज्यादा टाइम पढ़ने पे लगा दोगे, सिलेबस कवरेज में लगा दोगे, रिवीजन में लगा दोगे, उतना सही रहोगे। और मैं तो तुम लोगों को कह रहा हूं कि तुम लोगों को जिनके दोनों ग्रुप हैं, चाहे एक सेपरेट ग्रुप बना लो और मुझे उसमें ऐड कर लो, ठीक है। मेरे को बता दिया करो जो से स्लॉट फ्री होते हैं, जब तुम्हारी कोई क्लास नहीं है, कोई स्लॉट्स फ्री है, मुझे बता दो, अगर हम एक्स्ट्रा सेशन रख सकते हैं हम रख लेंगे एक्स्ट्रा सेशंस, ताकि सिलेबस और जल्दी हो जाए। और ग्रुप 1 वाले बच्चों को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रुप 1 की क्लास तो बहुत ग्रुप वाला बच्चा भी लगा रहा है। स्लॉट अगर कोई खाली हो रहा है और उस टाइम पे अगर हम कोई क्लास लेते हैं, तो तुम्हारी तो वैसे भी उस टाइम पे कोई क्लास नहीं थी, तो हम एक्स्ट्रा सेशन रख सकते हैं। सिलेबस जल्दी कवर होगा बेटा, जितनी जल्दी सिलेबस कवर होगा उतना बेहतर। अब आ जाते हैं कल के ऊपर।
कल वैसे तो 26 जनवरी है, नेशनल हॉलीडे, लेकिन सिलेबस को देखते हुए, आपकी डेट शीट को देखते हुए, आपकी क्लासेस एज पर शेड्यूल ही है। आपकी क्लासेस एज पर शेड्यूल ही है। रेदर अगर लंबी क्लास हो सकती हुई तो लंबी क्लास होगी, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा क्लास हो सकती हुई तो एक्स्ट्रा क्लास आपकी रहेगी कल। तो ये चीज सर ये आपको अभी हमारी सारे आपको इंप्लीमेंट कर दी। हाँ जी, सर क्या ये कह रहे हैं हमारी निशा? सारी क्लासेस जो चल रही है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगी? बच्चे देखो, मैं आपसे अगर ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बात करके चलो, जो हमारा सिलेबस है एडवांस अकाउंट्स का, अभी भी काफी टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। तो हाँ, अकाउंट्स का सिलेबस सबसे वास्ट है, सबसे वास्ट अकाउंट्स का सिलेबस है, इतना रियलाइज हो गया होगा तक। दो सब्जेक्ट मिलके बेटा एक सब्जेक्ट बना के कुछ और टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं, तो टाइम तो लगेगा। कोशिश पूरी ये है कि Feb 25 तक मैं आपका वाइंड अप करूं। Feb 25 पूरी कोशिश है कि आपका सिलेबस बिल्कुल खत्म हो। मतलब Feb 25 को अब कह मैं आपको कह दूंगी बेटा आपका सिलेबस पूरा हो गया। उसके बाद प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे। और अकाउंट्स का मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आप लोगों को घर पे अकाउंट्स में सेपरेट टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्रैक्टिस सेशन सारे लगाते हैं। जो बच्चा प्रैक्टिस सेशन लगाएगा, जैसे ही सिलेबस खत्म होगा हम प्रैक्टिस सेशन शुरू कर देंगे। जो बच्चा प्रैक्टिस सेशन लगाएगा उसको घर पे अकाउंट को सेपरेट टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस जो मैं बोलूंगा ये आपको घर पे ट्राई करने हैं, बस उतना ही टाइम देना है। अदरवाइज विद इन क्लास आपका अकाउंट पूरा का पूरा रिवाइज चलता रहे, ठीक है। एक एक टॉपिक उठाएंगे, एक दिन एक टॉपिक खत्म। क्लास की ड्यूरेशन फिक्स नहीं रखेंगे प्रैक्टिस टाइम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 करना है, उठाया, रिवाइज करवाया, जितने क्वेश्चंस हैं डिस्कस करें, कुछ क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस लिख कर देखे विद इन क्लास। 1.5 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, जैसे ही खत्म टॉपिक होगा। अगला दिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 उठाया, कंसेप्ट करवाया, क्वेश्चंस करवाए, प्रैक्टिस करी बहुत सारे क्वेश्चंस की, खत्म हुआ, ओवर। कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं रखेंगे। प्रैक्टिस सेशन में कभी फिक्स ड्यूरेशन नहीं होगी मेरे साथ, ये मैंने आपको बता दिया। कोई टॉपिक ऐसा है जिसको 6 घंटे चाहिए तो 4 घंटे 6 घंटे जो चाहिए वो लगाएंगे उस टॉपिक के। कोई टॉपिक ऐसा है जो सिर्फ 1 घंटे में खत्म हो रहा है तो 1 घंटा लगाकर खत्म कर दें। प्रैक्टिस सेशन का पूरा शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए, और जब प्रैक्टिस सेशन कर रहे होंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पास पेपर आरटीपी एमटीपी सब मिल जाएगा। जिस जिस चैप्टर की प्रैक्टिस कराते रहेंगे क्वेश्चन तुम्हें मिलते रहे, उस मामले में टेंशन ना, ठीक है। बस पढ़ने की अप्रोच सही होनी चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 हमने कवर करा, कराया ना सबने मेरे साथ AS4। आप लोग मुझे आंसर दो, AS4 का अगर कंसेप्ट क्लियर है उसको रिवाइज करने के लिए कितना टाइम चाहिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिवाइज करने के लिए 20 मिनट्स मैक्सिमम। 20 मिनट कंटीजेंसी, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, है ना। कंटीजेंसी क्या होता है? कंटीजेंट गेन, कंटीजेंट लॉस, कैसे डिस्क्लोजर देंगे। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, एडजस्टिंग इवेंट क्या है, नॉन एडजस्टिंग क्या है, कैसे डिस्क्लोजर देंगे, कवर करा मैक्सिमम 20 मिनट्स। उसके बाद क्या करना है सर? क्वेश्चंस उठाते गए, पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, कितना टाइम लग जाएगा भाई? मैक्सिमम 1.5 घंटा। विद इन 1.5 आवर पूरा चैप्टर सारे पास पेपर क्वेश्चन के साथ खत्म हो जाएगा। ये चीज करनी है। लेकिन उस पोजीशन पे जाने के लिए क्या जरूरी है? सिलेबस टाइमली कंप्लीट करना। तो जो भी एक्स्ट्रा सेशंस होंगे अकाउंट्स के आपको बता दिए जाएंगे। जो जो स्लॉट खाली होता रहेगा, इफ इट इज फिजिबल कि मैं वो स्लॉट ले सकता हूं बेटा, मैं वो स्लॉट ले लूंगी, ताकि सिलेबस जल्दी खत्म। अगला 1 महीना थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा सब बच्चों को, क्योंकि क्लासेस हो सकता है एक ही सब्जेक्ट के 2 स्लॉट भी हो रही हो बीच में, थोड़ी सी क्लास की ड्यूरेशन बढ़ रही हो, तुम्हें लगे यार पूरा दिन ही क्लास में जा रहा है, ऐसा भी होगा बीच में, ठीक है। लेकिन ये 1 महीने का डिस्कम्फर्ट, सिलेबस खत्म हो जाएगा, तुम रिलैक्स हो जाओगे यार अब सिलेबस हमारा ओवर है, अब हमने सिर्फ प्रैक्टिस करनी, ठीक है। सो जस्ट वो व्यू पॉइंट लेकर चलिएगा। चलो शुरू करें अब आज का टॉपिक। सब क्लियर है? हाँ जी, बच्चों जो डिस्कशन करी क्या सबको क्लियर है?
यस सर। यस सर। बच्चे बस पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमने आगे बढ़ना है, ठीक है, घबराना नहीं है। डेट शीट आ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि घबराना शुरू कर दें। डेट शीट आई है तो समझो एक अलार्म बजा है कि हाँ जी बेटा, कि अभी तक अगर तैयारी शुरू नहीं करी थी तो वो टाइम आ गया है कि तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। शुरू कर देंगे। चलो जी बेटा, टॉपिक हमारा चल रहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। टॉपिक हमारा चल रहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। आ जाएंगे सभी बच्चे एएस 18 के ऊपर। एएस 18 के अंदर बेटा मैंने आपको स्कोप पढ़ाया था कल। पहला पैराग्राफ हमने कल कवर कर लिया था। दूसरा पैराग्राफ क्या था जिसके अंदर रिलेशनशिप्स के साथ, सिर्फ उन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स के साथ जो कि ए टू ई के अंदर डिस्क्राइब्ड है, जो ए टू ई के अंदर गिवन है ना। हमने पहला रिलेशन कल करा था, कह रहे हैं एंटरप्राइज जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरी, डायरेक्टली या इंटरमीडियरी एक या एक से ज्यादा इंटरमीडियरी के थ्रू या तो कंट्रोल करती है या कंट्रोल्ड बाय है या फिर अंडर द कॉमन कंट्रोल है। किसके साथ? विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। बेसिकली इसके अंदर उसने क्या कवर किया था? होल्डिंग सब्सिडरी एंड फेलो सब्सिडरीज। होल्डिंग सब्सिडरी एंड फेलो सब्सिडरीज। सर फिर हमने क्या करा था? कंट्रोल का मतलब समझा था। सर जब हमने कंट्रोल का मतलब समझा था तो हमने कहा कंट्रोल का मतलब क्या है कि ओनरशिप है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑफ मोर देन वन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर। आपके पास वन हाफ से ज्यादा क्या है बेटा? वोटिंग पावर है। या फिर कंट्रोल है किसका? कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके कंपोजिशन का क्या है? कंट्रोल है इन केस ऑफ कंपनी। या जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग गवर्निंग बॉडी है बेटा, उसका क्या है? कंट्रोल है। या फिर क्या है? एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वोटिंग पावर के अंदर। एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वोटिंग पावर के अंदर, या पावर है कि आप agreement कर that mention of operating सकते हो, या फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी एंटरप्राइज की। ठीक है, क्लियर है? तो ये बेटा हमने क्या पढ़ा था कल? हमने इतना ही कवर करा। पैराग्राफ नंबर 11 की तरफ गए। हमने कहा था कि हम कब कहते हैं कि कंट्रोल है कंपोजिशन के ऊपर। तो उसने बोला था कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड, एक एंटरप्राइज जो है वो कंसीडर्ड है कि कंट्रोल करेगा कंपोजिशन कब? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके पास कंट्रोल द कंपोजिशन इफ, अगर पावर है कि बिना कंसेंट के आप अपॉइंट या रिमूव नहीं कर सकते सारे के सारे, या मेजोरिटी यू हैव दैट पावर कि अगर आपका वोट जाएगा, अगर आपकी कंसेंट होगी तभी अपॉइंट करा जाएगा डायरेक्टर को, या तभी रिमूव करा जाएगा डायरेक्टर्स को, मेजोरिटी या सारे डायरेक्टर्स को। फिर कहा था कि एक एंटरप्राइज को हम कहेंगे डीम टू हैव पावर, कि उसके पास डीम्ड है कि पावर है कि वो अपॉइंट कर सकता है एक डायरेक्टर इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज सेटिस्फाइड। तीनों में से कोई भी कंडीशन बेटा क्या हो जाती है? सेटिस्फाई हो जाती है। पहला, अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर विदाउट द एक्सरसाइज इन हिज फेवर बाय एंटरप्राइज ऑफ सच पावर एज अ फोरसाइट। मतलब उसको अपॉइंट नहीं करा जा सकता एज डायरेक्टर, ठीक है, अनलेस वो एंटरप्राइज जो है उसके फेवर में वोट कास्ट करे या कंसेंट दे, है ना। सेकंड, अ पर्सन अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर फॉलोज नेसेसरी फ्रॉम हिज अपॉइंटमेंट टू अ पोजीशन हेड बाय हिम इन एंटरप्राइज। वो डायरेक्टर ही इस वजह से अपॉइंट करा गया है क्योंकि उसकी कोई अपॉइंटमेंट हुई है के अंदर एंटरप्राइज, या फिर डायरेक्टर जो है वो एंटरप्राइज ने नॉमिनेट करा है, यानी नॉमिनी डायरेक्टर, ठीक है। और यहां पर अगर एंटरप्राइज एक कंपनी है तो डायरेक्टर नॉमिनेट कौन कर सकता है? या तो कंपनी या फिर सब्सिडरी कंपनी। इसी तरीके से कह रहे हैं कि अगर गवर्निंग बॉडी एक कंपनी नहीं होती, गवर्निंग बॉडी जो है किसी ऐसे एंटरप्राइज की है जहां पर वो कंपनी नहीं है, तो पावर है कि बिना कंसेंट के या कॉन्करेंस के ऑफ एनी अदर पर्सन अपॉइंट या रिमूव नहीं करा जा सकता मेजोरिटी और गवर्निंग बॉडी को। यानी अगर अपॉइंट करना है या रिमूव करना है भाई, मेजोरिटी को या ऑल ऑफ द डायरेक्टर्स को कंसेंट चाहिए। सेकंड, एंटरप्राइज इज डीम टू हैव पावर टू अपॉइंट अ मेंबर, अगर कोई भी इनमें से कंडीशन सेटिस्फाइड है। सेम पॉइंट्स है बेटा जो ऊपर पढ़े थे हमने, कि पर्सन को अपॉइंट नहीं करा जा सकता। यहां पर किसकी बात हो रही है? डीम्ड पावर की बात करिए, कि डीम टू हैव पावर,
कि वो अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, कि अपॉइंट नहीं करा जा सकता एज अ मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी विदाउट द एक्सरसाइजिंग इन फेवर बाय अदर एंटरप्राइज, कि वो पावर जब तक एक्सरसाइज नहीं करेगी। सेकेंड, कि वो जो अपॉइंटमेंट करी गई है गवर्निंग बॉडी में एज अ मेंबर, दैट इज ड्यू टू अपॉइंटमेंट टू अ पोजीशन जो एंटरप्राइज के अंदर है, और मेंबर जो है गवर्निंग बॉडी का वो नॉमिनेट करा है अदर एंटरप्राइज। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? बढ़ यस सकता हूं सर। आगे? चलो, अब अगला पॉइंट क्या आता है। अच्छा, यहां पर जब हम पढ़ रहे थे ना बेटा, कंट्रोल के अंदर एक बात और आई थी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की। कंट्रोल के अंदर एक बात और आई थी ना सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की, राइट? देखो बेटा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को कहां बताया गया है, ये कहा गया पैरा नंबर 12 के अंदर। कह रहे एन एंटरप्राइज इज कंसीडर्ड टू हैव अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अनदर एंटरप्राइज। कह रहे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हम तब मानते हैं किसी और एंटरप्राइज में, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हम तब मानते हैं किसी और एंटरप्राइज में इफ दैट एंटरप्राइज ओन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20% और मोर इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर ऑफ अदर एंटरप्राइज। अगर 20% या उससे ज्यादा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, इंटरेस्ट है किसके अंदर, वोटिंग में, वोटिंग पावर। अगर आपके पास इतनी वोटिंग पावर है कि आप 20% वोटिंग है आपके पास, ठीक है, दूसरी एंटरप्राइज में, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, तो इट इज सेट टू हैव कि आपका क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सिमिलरली कहेंगे एक इंडिविजुअल का, हम कहेंगे कि इज कंट्रोल्ड, इज कंसीडर्ड टू हैव अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अगर वो इंडिविजुअल 20% वोटिंग पावर या इंटरेस्ट जो है, ठीक है, वो क्या करता है, 20% और मोर इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर उसके पास है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। ठीक है, क्लियर है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्लियर हुआ? कब होगा, 20% और मोर ऑफ इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर। बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है? यस क्या सर। यहां तक? जी सर। अभी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के ऊपर मैं आऊंगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का कंसेप्ट अलग। चलो बेटा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। और बच्चे इस स्टैंडर्ड के अंदर मैंने आपको कल भी कहा था, और अब बच्चे अब तो डेट शीट भी आ गई है, तो अब मैं ना बार बार क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कह के बच्चे की पार्टिसिपेट करो। सीधा बोल देता हूं कि जो स्टैंडर्ड्स हमारे बचे हुए हैं, पार्टिसिपेट करते जाओगे, मुझे पता लग जाएगा किस किस को समझ में आ रहा है। पार्टिसिपेट नहीं करोगे, हो सकता है उतनी क्लैरिटी ना हो। सीधा बोल देता हूं, समझना है तो पार्टिसिपेशन मस्ट। ठीक है, आंसर दोगे क्लास में, बोलोगे हाँ या ना, कुछ बोलोगे तभी पता लगेगा कितना समझ में आया। नहीं दोगे आंसर बेटा, फिर तो चल ही रही है क्लासेस। नेक्स्ट, एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर फॉर द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज and the investing party or the venturer in respect of which the reporting enterprise is an associate or joint venture। दोबारा से पढ़ेंगे इसको। कह रहे कैसा रिलेशनशिप है, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर वाला रिलेशनशिप। इस पॉइंट का मतलब क्या है, कैसा रिलेशनशिप है, एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर। अब इसको आप इस तरीके से समझेंगे, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर जो है बेटा मैं आपको कवर करवाऊंगा लेकिन लेटर ऑन स्टेज में। एसोसिएट क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर क्या, हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पढ़ने हैं, हमने 23 पढ़ना है, हमने 27 पढ़ना है। याद करो 23 क्या था एसोसिएट, 27 क्या था जॉइंट वेंचर। हमने बेटा वो स्टैंडर्ड्स भी पढ़ने हैं, ठीक है, तो वहां पर भी हम कुछ बात करेंगे। यहां वो कहता है कि जहां पर एसोसिएट और जॉइंट वेंचर है, अगर वो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का, यानी अगर मैं रिपोर्टिंग एंटरप्राइज हूं और अगर आप मेरे एसोसिएट या जॉइंट वेंचर हो, तो हमारा जो रिलेशनशिप है दैट हैज टू बी, दैट इज कवर्ड अंडर दिस स्टैंडर्ड। ठीक है, और इन्वेस्टिंग पार्टी और वेंचरर इन रिस्पेक्ट ऑफ वीच, एसोसिएट के केस में क्या होता है, इन्वेस्टिंग पार्टी होती है, ज्वाइंट वेंचरर के केस में क्या होगा, वेंचरर होगा। हम दोनों ने मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर ओपन कर, वो क्या है, ज्वाइंट वेंचर हो गया। तो मैं वेंचरर और आप वेंचरर, ठीक है, जो वेंचरर है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एंड एसोसिएट। अगर रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है, अगर वो एसोसिएट, यानी मैं रिपोर्टिंग एंटिटी, मेरे एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर, मेरा एसोसिएट और ज्वाइंट, ठीक है, क्या है वो रिलेशनशिप कवर्ड है। आई एम द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, आई एम द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, ठीक है, लेकिन आई एम एन एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर ऑफ इन्वेस्टर। हम ज्वाइंट वेंचर या एसोसिएट, मैं रिपोर्टिंग एंटरप्राइज हूं लेकिन मैं ज्वाइंट वेंचर या एसोसिएट, मैं रिपोर्टिंग एंटरप्राइज हूं लेकिन मेरा ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट।
समझ में आया? अब सर ज्वाइंट दोबारा वेंचर क्या बताओ। होता है, क्या होता है समझेंगे बेटा, समझ लो, कोई नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ बेटा। मैं कह रहा हूं कि एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, यहां जाकर एक मार्क लगा दो। ओके। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज के एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर एंड द इन्वेस्टिंग पार्टी और द वेंचरर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इज एन एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर। अगर रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एक एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर है, तो जो इन्वेस्टिंग पार्टी है या वेंचरर है, वो भी क्या है आपका रिलेटेड पार्टी, वो भी क्या है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। गॉट इट? सर यहाँ पे एसोसिएट और जॉइंट वेंचर जो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का है, और जो इन्वेस्टिंग पार्टी और वेंचर वो किस रिस्पेक्ट में है? इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इज एन एसोसिएट। मतलब मैं एक एसोसिएट हूं, किसी ने इन्वेस्ट करा हुआ है मेरे में, ओके। हमारा, मैं एक ज्वाइंट वेंचर हूं, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एक ज्वाइंट वेंचर है। हाँ तो जी, हाँ जो जी। वेंचरर्स है, जिन्होंने, जिनका वो वेंचर है, वो क्या है रिलेटेड पार्टीज। गॉट इट? ओके ओके ओके। सर इसका प्लीज एग्जांपल दे। बच्चे एग्जांपल देंगे, डोंट वरी, डोंट वरी बच्चे, इसके एग्जांपल दूंगा मैं आगे, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल सही टाइम पे इसका एग्जांपल दे दो। बढ़े, एक बार आगे बढ़े। नेक्स्ट, ओके सर। individuals owning directly or indirectly an interest in the voting power of the reporting enterprise that gives them control or significant influence over the enterprise and relatives of any such individual। क्या आया सर? कह रहे इंडिविजुअल्स जो कि ओन करते हैं या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वोटिंग पावर के अंदर इंटरेस्ट, जिस वजह से उनको क्या मिल रहा है, कंट्रोल मिल रहा है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उनका एंटरप्राइज के ऊपर। क्या बोला दोबारा से मेरे साथ साथ? इंडिविजुअल्स है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओन करते हैं वोटिंग पावर में इंटरेस्ट, ओन करते हैं वोटिंग पावर में इंटरेस्ट, ठीक है, ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, जिसकी वजह से उन्हें कंट्रोल मिलता है या उनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है एंटरप्राइज के ऊपर, और ऐसे इंडिविजुअल्स के रिलेटिव्स, और ऐसे इंडिविजुअल के रिलेटिव्स। दोबारा से, इंडिविजुअल्स जो कि ओन करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक इंटरेस्ट वोटिंग पावर के अंदर ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, जिससे उनको कंट्रोल मिलता है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ओवर द एंटरप्राइज, और ऐसे इंडिविजुअल्स के रिलेटिव्स जो हैं वो भी इस रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप के अंदर कवर हो जाएंगे। अब सब क्वेश्चन यहां पर आपके माइंड में आना चाहिए कि सर यहां पर आपने एक टर्म यूज करी है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कंट्रोल हमें समझ में आ चुका हुआ है, कंट्रोल हमने पढ़ा था कि पावर है कि आप डिसाइड कर सकते हो फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज, है ना? 50% ज्यादा वोटिंग पावर है, कंपोजिशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ये पढ़ के आए थे। कंट्रोल का मतलब हमें पता है। अब समझना क्या है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि पार्टिसिपेशन इन द फाइनेंशियल एंड और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन बट नॉट कंट्रोल ऑफ दोस पॉलिसीज। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आपकी पार्टिसिपेशन है किसके अंदर, फाइनेंशियल पॉलिसीज में या ऑपरेटिंग पॉलिसीज में या दोनों में। जो भी फाइनेंशियल पॉलिसीज रिलेटेड डिसीजन है या ऑपरेटिंग पॉलिसीज रिलेटेड डिसीजन है उसके अंदर आपकी पार्टिसिपेशन है लेकिन आपका कंट्रोल नहीं है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, पार्टिसिपेशन है लेकिन कंट्रोल नहीं है उन पॉलिसीज के ऊपर। ठीक है बेटा, बोलो यहां तक क्लियर होता है? यस। इसका मतलब क्या है कि जब डिसीजन मेकिंग चल रहा होगा, जो वो प्रोसेस होगा उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका इन्फ्लुएंस है लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप समझेंगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो होता है ना बेटा, वो 3 वे में गेन करा जा सकता है। सिग्निफिकेंट, अगर मैं इन्फ्लुएंस की बात करके चलूं तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी हमारे पास कैसे आता है, 3 तरीके से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आता है। पहला क्या है कि आपके पास ओनरशिप है, शेयर की ओनरशिप है आपके पास, शेयर होल्डर हुआ। दूसरा क्या है कि स्टैट्यूट, यानी लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या है सिग्निफिकेंट
इन्फ्लुएंस। सेकंड क्या है? एग्रीमेंट। सेकंड क्या है? थर्ड क्या है? सॉरी, एग्रीमेंट। क्या बोला मैंने? शेयर ओनरशिप, शेयर ओनरशिप, स्टैट्यूट और एग्रीमेंट। शेयर ओनरशिप, स्टैट्यूट और एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। अब पढ़ेंगे जरा इसको, अब समझेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं शेयर ओनरशिप के रिगार्ड, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के रिगार्ड में थोड़ा सा बात। मैं कह रहा हूं देखो बेटा, शेयर ओनरशिप की हम बात करके चल रहे हैं। अगर आपके पास 20% से ज्यादा वोटिंग पावर है, हम क्या चेक करते हैं? चेक करो क्या 20% से ज्यादा वोटिंग पावर है। चेक करेंगे क्या 20% ज्यादा वोटिंग पावर है। सर इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, यस सर 20% या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर है, नहीं सर 20% से ज्यादा की वोटिंग पावर नहीं। अब हम चेक करेंगे क्या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, क्या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। ठीक है, दूसरा यहां पर भी क्या यहां पर वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा है, क्या चेक करना है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या एक्सरसाइज हो रहा है? दोनों जगह पे चेक कर। अब कैसे चेक करेंगे? अब हम कह रहे हैं कि अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, अब यहां पर मैं आपको धीरे धीरे कहां लेकर जा रहा हूं कि एसोसिएट के ऊपर लेकर जाऊं कि एसोसिएट क्या होगा। आपके पास 20% ज्यादा की वोटिंग पावर है, आपके पास क्या है 20% ज्यादा की वोटिंग पावर है, आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहे हो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहे हो, यस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो आप क्या हो? एसोसिएट। आप क्या हो? एसोसिएट। आपके पास 20% से ज्यादा की वोटिंग पावर है, आपके पास 20% या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर है, लेकिन आप कह रहे हो कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ऐसे केस में यू आर नॉट एन एसोसिएट। ऐसे केस में यू आर नॉट एन एसोसिएट, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा? प्रूव करना। आपके पास 20% से ज्यादा की वोटिंग पावर नहीं है और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, यू आर नॉट एन एसोसिएट, यू आर नॉट एन एसोसिएट। ठीक है, लेकिन आपके पास 20% से ज्यादा की वोटिंग पावर नहीं है, लेकिन यू आर एक्सरसाइजिंग सिग्निफिकेंट कंट्रोल, यू आर एक्सरसाइजिंग सिग्निफिकेंट कंट्रोल, तो आप ऐसे केस में एसोसिएट बन जाओगे। ठीक है, और आपको यहां पर प्रूफ देना पड़ेगा। तो सर अगर मैं दोबारा से इस चीज को बोलूं, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, अभी बेटा करेंगे, एसोसिएट का मीनिंग भी पढ़ाऊंगा अभी, और ज्यादा डिटेल में भी जाऊं। बस एक चीज समझो, एक फ्लो है पढ़ने का, इस स्टैंडर्ड को पढ़ने का एक फ्लो है। दिक्कत यही आती है बेटा, ये स्टैंडर्ड अगर आप खुद बेयर टेक्स्ट से पढ़ने बैठोगे ना, आपको नहीं पता लगेगा यार फ्लो क्या है। वही तो मेरा रोल है, और क्या रोल है मेरा? यही रोल है मेरा। चेक क्या करना है बच्चों? 20% या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर है। सर दो जवाब होंगे, यस या नो। दो जवाब होंगे, फ्लो चार्ट बना लो, दो जवाब होंगे यस या नो। सर जवाब है यस। अब चेक करो क्या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हो रहा है। तुम कहते हो हाँ जी सर एक्सरसाइज हो रहा है, एसोसिएट। तुम कह रहे हो सर एक्सरसाइज नहीं हो रहा। सर लेकिन तुम तो 20% से ज्यादा की वोटिंग पावर लेकर बैठे हो। अगर तुम कह रहे हो सिग्निफिकेंट लेकिन इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं हो रहा, तो मतलब तुम एसोसिएट नहीं हो, लेकिन तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, एक्सरसाइज नहीं हो। समझ आया? सेकेंड, हाँ जी। 20% या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर नहीं है, लेकिन और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं है, एसोसिएट ही नहीं हो। बात करो 20% से ज्यादा की वोटिंग पावर नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हो, तब आप एसोसिएट बन गए हो, लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा एसोसिएट, सबूत देना पड़ेगा एसोसिएट। ठीक है, क्लियर है? चलो अब क्या करेंगे? अभी मैं पढ़ाऊंगा, आगे जाके चीजें पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, एक बार जिस ऑर्डर में पढ़ रहे हैं एक बार बस वैसे चलते हैं। अब पता क्या कहता है? की मैनेजमेंट पर्सोनल एंड रिलेटिव्स ऑफ द सच पर्सन। एक्सक्यूज मी अगला सर। पॉइंट क्या बोलता है? हाँ जी बच्चे बोलो। सर यहाँ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बस वही था, 20% वोटिंग दिखेंगे बच्चे मीनिंग मैं उसका। आऊंगा, बच्चे बच्चे सुनो अच्छा सुनो अच्छा अभी बेटा। है। ओके। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ये वाला स्टैंडर्ड जो है ना थोड़ा सा टेक्निकल है। मैंने क्यों बोला है कि इस स्टैंडर्ड के तुम ये मत देखो कि इसके सिर्फ 9 पेजेस है, 27 पैराग्राफ है। दिस स्टैंडर्ड इज कंपैरेटिवली टेक्निकल इन कंपैरिजन टू व्हाट वी हैव स्टडीड। ठीक है, ठीक तो है इसको सर। ना ओके। स्लोली स्लोली
क्वेश्चंस करेंगे ना, एग्जांपल्स करेंगे, एग्जांपल्स के साथ और क्लैरिटी मिलेगी। मैं जाऊंगा चीजों के ऊपर, मुझे एक बार कनेक्टिविटी को बिठाने दो, एक ओके बार सर। मुझे इस वाले पार्ट को खत्म करने दो, जाऊंगा आगे, उसके बाद एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, कनेक्टिविटी बिठा दूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, चलो ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, की मैनेजमेंट पर्सोनल एंड रिलेटिव्स ऑफ सच पर्सोनल। तुम्हें भी पता है कि सर कोई भी एंटरप्राइज होता है उसका की मैनेजमेंटल पर्सोनल होता है ना। एक कंपनी है, कंपनी में क्या की मैनेजमेंट पर्सोनल होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, एमडी होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर होते हैं, है ना, मैनेजर्स होते हैं, की पर्सन है ना वो। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर तुम ग्रुप देखोगे तो वहां पर जो अंबानी हैं जितने, की मैनेजमेंट पर्सन है ना, यस सर। या नहीं है ना। ऐसे लोग और इनके रिलेटिव्स, ऐसे लोग और इनके रिलेटिव्स जो हैं, वो भी, उनका भी यहां कवर कर दिया गया, वो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप पे कवर्ड है, वो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप में कवर्ड है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, एंटरप्राइज ओवर विच एनी पर्सन डिस्क्राइब्ड इन सी और डी। कह रही ऐसे एंटरप्राइज, ऐसे एंटरप्राइज, ठीक है, ओवर विच एनी पर्सन, जो कि सी या डी के अंदर हमने डिस्क्राइब करे हैं, वो सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। ऐसे एंटरप्राइज जिसके ऊपर, जो जिन लोगों की, जिन इंसानों की बात, जिन इंडिविजुअल्स और उनके रिलेटिव्स की बात, जो केएमपी और उसके रिलेटिव की बात हमने करी, उनका क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, उनका क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, वो वाले एंटरप्राइज। दिस इंक्लूड्स एंटरप्राइज ओन्ड बाय द डायरेक्टर्स और मेजर शेयर होल्डर ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। जो, जैसे मान लेते हैं कि मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर और मेरी कोई एंटरप्राइज है, वो यहां कवर हो जाएगी। कोई मेजर शेयर होल्डर है, उसकी कोई एंटरप्राइज है, वो यहां कवर हो जाएगी। एंड एंटरप्राइज दैट हैव अ मेंबर ऑफ द की मैनेजमेंट इन कॉमन विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, या ऐसी एंटरप्राइजेस जिसके अंदर की मैनेजमेंट का जो मेंबर है वो कॉमन है। मान लेते हैं बेटा, एक हो गया सीएएच, ठीक है, एक मान लेते हैं साहिल नारंग क्लासेस। मैं सीएएच का भी मेंबर, मैं सीएएच का भी मेंबर, क्या आई एम अ की मेंबर इन साहिल नारंग क्लासेस एज वेल? आंसर इज यस। यस। कॉमन हो गया, रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड पार्टी में कवर हो जाएगा रिलेशनशिप में। समझ आया। सीएएच लिमिटेड, सीएएच लिमिटेड का क्या मैं एक केएमपी हूं? यस। सीएएच लिमिटेड का क्या मैं केएमपी हूं? यस। राइट। साहिल नारंग क्लासेस मेरा है, यस। साहिल नारंग क्लासेस मेरा है। साहिल नारंग क्लासेस जो है, उसके अंदर भी मैं एक की मैनेजर हूं। यस सर। कॉमन हो गया ना मेंबर। साहिल नारंग क्लासेस और सीएच लिमिटेड को आप कहोगे रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। समझ आया। यस सर। अब जिन पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं गया था, अब धीरे धीरे उन पॉइंट्स के ऊपर जाना शुरू करेंगे, ठीक है। बट स्लो एंड स्टडी बेटा, भागना नहीं है, एक चीज समझो, ये स्टैंडर्ड भागने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये वाला स्टैंडर्ड आज कंप्लीट नहीं भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कल इस स्टैंडर्ड को कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन मुझे ना इस स्टैंडर्ड में आपको भगाना नहीं है। इस स्टैंडर्ड में भागने का मतलब पता क्या है, पढ़ लेंगे स्टैंडर्ड, लेकिन इन द एंड आपका कुछ नहीं सर, पता ही नहीं लगेगा। क्वेश्चन करते टाइम खुद ही हम कंफ्यूज होके बैठे होंगे, अच्छा यार ये कौन सा रिलेशनशिप है, रिलेटेड पार्टी है नहीं है, क्या डिस्क्लोजर देना है, पता ही नहीं लगेगा। स्लो एंड स्टेडी, ठीक है। हर एक स्टैंडर्ड की बच्चे अपनी एक वैल्यू है। यस, देयर विल बी सर्टेन स्टैंडर्ड्स जो मैं आपको बेटेक से नहीं पढ़ाऊंगा। देयर विल बी सर्टेन स्टैंडर्ड जो मैं सीधा आपको कहूंगा बेटा अपने मॉड्यूल लेकर आना है, आपके मॉड्यूल से कवर करवाऊंगा, ठीक है, और हम उसके सीधा क्वेश्चंस करेंगे। क्यों? वहां पर बेयर टेक्स्ट से पढ़ने का फायदा ही नहीं है। वहां बेयर टेक्स्ट से पढ़ने का मतलब है थोड़ा सा टाइम वेस्टेज वाला काम हो जाए, तो हम वो वाला टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आओ आगे, बढ़े आगे। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड द फॉलोइंग्स आर डीम्ड नॉट टू बी रिलेटेड पार्टीज। कह रहे हैं इस स्टैंडर्ड के कंटेक्स्ट में उसने बोल दिया कि कुछ एक चीजों को हम रिलेटेड पार्टी नहीं मानते। अब किनको रिलेटेड पार्टी नहीं मानते एक बार देख लीजिए, तीन चीजें बोली गई हैं, ए बी सी, तीन चीजें कवर्ड है। किसको रिलेटेड पार्टी नहीं बोलते? अब ये चीजें पता है आनी क्यों जरूरी है?
आपको क्वेश्चन की केस स्टडी एक बना के देगा, फ्रेम इस वे में करेगा जिसके अंदर ये पॉइंट कवर कर दे। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई ये रिलेटेड पार्टी नहीं होता डायरेक्टली। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हें इस क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाला है? नहीं, तुम्हें तो एक केस स्टडी बनाकर देगा, तुम्हें एक केस स्टडी टाइप बना के देगा। एग्जांपल दूं, वो कहेगा कि ए लिमिटेड जो है वो 12% एक्वायर करती है वोटिंग पावर बी लिमिटेड में। ए लिमिटेड जो है वो एक सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर है बी लिमिटेड का, ठीक है, और उसने अपॉइंट करा है चेयरमैन और एक और बोर्ड का मेंबर। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, क्या बोल रहा हूं। ए लिमिटेड है, उसके पास 12% वोटिंग पावर है, ठीक है, बी लिमिटेड में। ए लिमिटेड जो है वो सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर है बी लिमिटेड का, यानी और कोई बड़ा शेयर होल्डर नहीं है, बाकी सारे छोटे शेयर होल्डर है, ठीक है। उसने अपॉइंट करा चेयरमैन और एक और मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। टोटल डायरेक्टर थे 12, टोटल डायरेक्टर थे 12, उसने चेयरमैन और एक और डायरेक्टर अपॉइंट करा। कह रहे जो ए लिमिटेड के डायरेक्टर्स हैं, कह रहे जो नॉमिनीज हैं ए लिमिटेड के, वो डायरेक्टर्स नहीं है ए लिमिटेड के। जो नॉमिनीज हैं ए लिमिटेड के, वो ए लिमिटेड के डायरेक्टर्स नहीं है, ठीक है। अब वो आगे बोलता है कि दो नॉमिनीज के थ्रू, दो नॉमिनीज के थ्रू, ठीक है, ए लिमिटेड रिप्रेजेंट करता है अपने आप को बी लिमिटेड में, दो नॉमिनीज के थ्रू। ए जो लिमिटेड है पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें? फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग डिसीजंस के। ए जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर। अब आप बताओ क्या ए लिमिटेड का कंट्रोल है या नहीं बी लिमिटेड के? ऐसी केस स्टडी बना के देगा। तुम्हें क्या लग रहा है वो डायरेक्ट देगा? नहीं, ऐसी केस स्टडी बना के देगा, आप अंडरस्टैंडिंग होगी तब ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल आपको दे दिया कि क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है, कैसा पूछेगा, ठीक है। चले आगे, तो उसका आंसर दूंगा बाद में, जो क्वेश्चन भी डिस्कस करा उसका आंसर दूंगा अभी। चलो आओ इधर। कहेंगे दो कंपनीज है, कहेंगे इन पार्टीज को रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे, सिंपली क्यों कि दो कंपनी, सिंपली बिकॉज दे हैव अ डायरेक्टर इन कॉमन। कह रहे क्योंकि एक कॉमन, क्योंकि दो कंपनीज में कॉमन डायरेक्टर हैं, तो ये नहीं कि हम उनको रिलेटेड पार्टी बोल देंगे, ये नहीं कि उनको हम रिलेटेड पार्टी बोल देंगे कि डायरेक्टर कॉमन है सर। दो कंपनीज में क्या बोला मैंने, डायरेक्टर कॉमन है, सिर्फ इस वजह से उनको रिलेटेड पार्टी नहीं कहेंगे अनलेस डायरेक्टर इज एबल टू अफेक्ट द पॉलिसीज ऑफ बोथ कंपनी इन देयर म्यूचुअल डीलिंग्स। अगर वो दो कंपनीज जो है वो म्यूचुअली डील कर रही हैं, अगर वो दो कंपनीज म्यूचुअली डील करती हैं कोई आपस में, और उस पॉलिसी के अंदर वो जो डील चल रही है उसके अंदर हम अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? क्लियर हुआ? दो कंपनीज को हम रिलेटेड पार्टी सिर्फ इस वजह से नहीं बोल देंगे क्योंकि उनका डायरेक्टर कॉमन है। क्या बोला है स्टैंडर्ड ने, क्लैरिफाई करा है, कह रहे हैं दो कंपनीज अगर उनके अंदर कॉमन डायरेक्टर है तो आप उन दोनों को रिलेटेड पार्टी नहीं बोल सकते, आप उन दोनों को रिलेटेड पार्टी नहीं कहोगे, ठीक है, अनलेस कि वो जो डायरेक्टर है, जो कॉमन वाला डायरेक्टर है, इज एबल टू अफेक्ट द पॉलिसीज ऑफ बोथ कंपनीज, कि वो दोनों कंपनी की पॉलिसी को अफेक्ट करता है, कर सकता है, जहां पर भी म्यूचुअल डीलिंग होगी। जब वो दो कंपनीज आपस में डील कर रही होंगी, जो भी उस टाइम में पॉलिसी बन रही होगी, मैं उन दोनों कंपनीज को अफेक्ट कर सकता हूं। अगर ऐसा कर सकता हूं तब रिलेटेड है, अदरवाइज रिलेटेड नहीं। सेकेंड, एक सिंगल कस्टमर, एक सिंगल सप्लायर या एक सिंगल फ्रेंचाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, जिसके साथ एंटरप्राइज जो है वो ट्रांजेक्ट करता है सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ बिजनेस मेरली बाय वर्च्यू ऑफ द रिजल्टिंग इकोनॉमिक डिपेंडेंस। एक सिंगल ही कस्टमर है हमारा, या एक सिंगल सप्लायर है जिससे हम सामान लेते हैं, फ्रेंचाइजर है, डिस्ट्रीब्यूटर है या एजेंट है, जिसके साथ हमारी ना सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है, जिसके साथ हमारी क्या है, सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर सिर्फ हम ये नहीं बोलेंगे कि वो रिलेटेड पार्टी है,
मेरली बाय वर्च्यू ऑफ रिजल्टिंग इकोनॉमिक डिपेंडेंस, कि हम इकोनॉमिकली उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इकोनॉमिक डिपेंडेंस होगी ना, अगर एक ही सप्लायर है, एक ही कस्टमर है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस होगी ना। मैं कह रहा हूं मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं 90% सेल एक ही कस्टमर को जाती है, 10% है बस जो बाकी को जाती है। 90% सेल मेरी, 95% सेल एक ही कस्टमर को है, बाकी से 5-10% है जो किसी और को जा रही है। मैं सामान परचेज करता हूँ, 80% सामान एक ही बंदे से मैं परचेज कर रहा हूँ, बाकी सामान है जो दूसरों से परचेज कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है, लेकिन यहां से रिलेटेड नहीं बन जाएंगे कि सिर्फ इस वजह से कि कस्टमर एक है, सप्लायर एक है, फ्रेंचाइजर एक है, डिस्ट्रीब्यूटर एक है। ठीक है, नेक्स्ट पार्टीज कह रहे हैं जिसका हमने नाम नीचे दिया है, द पार्टीज लिस्टेड बिलो इन द कोर्स ऑफ देयर नॉर्मल डीलिंग विद एंटरप्राइज बाय वर्च्यू ओनली ऑफ दोज डीलिंग्स। जिसने हमें लोन दिया हुआ है, ट्रेड यूनियंस, पब्लिक यूटिलिटीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बॉडीज। तो कह रहे हैं इनको भी क्या बोलेंगे, रिलेटेड पार्टी नहीं बोलेंगे। नॉर्मल डीलिंग आप कर रहे हो, नॉर्मल डीलिंग कर रहे हो इन लोगों के साथ। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल डीलिंग कर रहे हो किनके साथ, जिन्होंने आपको लोन दिया है, जिन्हों को जो ट्रेड यूनियंस होते हैं उनके साथ, पब्लिक यूटिलिटीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो कह रहे हैं इनको भी हम रिलेटेड पार्टी के अंदर कवर करके नहीं चलेंगे, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप में कवर करके नहीं चलेंगे। बोलो बेटा, यहां तक समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। पर B point repeat कर दो. बी पॉइंट, Yes, sir. बेटा बी पॉइंट ये कहता है कि जहां पर एक सिंगल कस्टमर है, सपोज करो बेटा मेरी कंपनी है, ठीक है, ए लिमिटेड। अब ए लिमिटेड का ना एक सिंगल कस्टमर है जिसके साथ क्या है, ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ 90-95% ट्रांजेक्शन जो है मैं इसी के साथ करता हूँ, जिन्होंने प्रोडक्ट बनाता हूँ 90% ये खरीद लेता है। मैं ये नहीं कह रहा कि और कस्टमर नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोई एक सिंगल कस्टमर है जिसके साथ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो सिर्फ इसके साथ इकोनॉमिक डिपेंडेंस होने की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 90% माल यही लेता है तो हम डिपेंडेंट हो गए ना इसके ऊपर इकोनॉमिकली। सो सिर्फ इस इकोनॉमिक डिपेंडेंस की वजह से मैं ये नहीं बोल दूंगा कि ए और बी रिलेटेड है। समझ आया? Okay, सेम चीज sir. उसने सप्लायर के एंगल से बोली है, डिस्ट्रीब्यूटर के एंगल से बोली है, उस एंगल से बोली है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो Yes, sir. अब बेटा मैं आपको ना कुछ और चीजें एक्सप्लेन करूंगा। कुछ और चीजें एक्सप्लेन करने के बाद हम क्या करेंगे कि मैं आपके सामने ना केस स्टडी बनाना शुरू करूंगा। जो मैं आपके सामने केस स्टडीज यहाँ पे लेकर आऊंगा ना बेटा, वो सारी की सारी केस स्टडीज वो होने वाली हैं जो कहीं ना कहीं पास्ट एग्जामिनेशन में आ रखी है। सारी केस स्टडीज वो होंगी जो कहीं ना कहीं पास्ट एग्जामिनेशन में आई है, सीए फाइनल लेवल पे, सीए इंटर लेवल पे, जो पुराना सिलेबस होता था उस। ठीक है, ओके सर। तो वहां से मैं क्वेश्चंस उठाना शुरू करूंगा, फिर आप लोग क्या देंगे, मुझे आंसर देना शुरू करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले मुझे आप लोगों के साथ थोड़े से पैराग्राफ और पढ़ने हैं, मतलब कहां तक जाना है मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। मुझे तुम लोगों के साथ ना यहां तक जाना है, डिस्क्लोजर से पहले पहले। अब जो ये पैराग्राफ तुम्हें बीच में दिख रहे हैं ना, वो सारे कवर हो जाए, देखते जाना, सारे के सारे कवर हो गए एक एक करके। ठीक है, मैं जो अभी एक्सप्लेनेशन देना शुरू करूंगा ना उसी में सब कुछ कवर हो जाएगा, देखते जाओ बस। शुरू करूं मैं? पक्का? चलो जी बेटा, हमने ना एक पॉइंट पढ़ा, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर। हमने एक पॉइंट पढ़ा है ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, क्या लगता है ज्वाइंट वेंचर क्या होता सर जहाँ पे दो बॉडी कॉर्पोरेट्स मिलके एक बिजनेस चलाती हैं, है? वेंचर दो स्टार्ट। बॉडी कॉर्पोरेट की जगह अगर मैं ऐसे बोल दूं बेटा, मैंने आपने मिलकर एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टनरशिप नहीं बोल, ओके। आप और मैं मिलकर अगर एक काम कर रहे हैं, क्या वो भी एक ज्वाइंट वेंचर ही है एक तरीके का? हो सर, हाँ जी सर, वो भी हो गया। है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक के लिए हो गया। यस सर। एक असाइनमेंट आई, एक कॉन्ट्रैक्ट है, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे पता है मैं अकेले नहीं कर सकता, आपको पता है आप अकेले नहीं कर सकते, हमने कहा चलो यार इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम मिल जाते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम मिल जाते हैं। आपने और मैंने हाथ मिला लिया इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए।
तो जब तक वो काम चल रहा होगा तब तक हमारा ज्वाइंट वेंचर है। समझ आया? तो ज्वाइंट वेंचर बेसिकली होता क्या है? ज्वाइंट वेंचर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ज्वाइंट वेंचर क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वो एक एसेट भी हो सकता है, वो एक एंटिटी भी हो सकती है, जो कि ज्वाइंटली कंट्रोल कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा पार्टीज। जरूरी नहीं है दो ही पार्टीज हो, दो या दो से ज्यादा पार्टीज जो हैं एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसको क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है। एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसको क्या कर रही है सर? कंट्रोल कर रही है। बोलो, समझ आता है? ठीक है, आ जाओ फिर। ज्वाइंट वेंचर क्या है? एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट whereby two or more parties undertake an economic activity which is subject to joint control, which is subject to joint control। ठीक है, क्लियर है? बढ़ सकते हो आगे? अब यहां पर यस सर। चलो एक हम एग्जांपल लेते हैं। अब इस केस में होता क्या है बेटा, जो पार्टीज होती है ना टू द कॉन्ट्रैक्ट, हम कह रहे हैं एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, उनको हम बोलते हैं वेंचरर। जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट होती है बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं? वेंचरर। वेंचर। वो क्या करती है? गवर्न करती है, कंट्रोल करती है। क्या कंट्रोल करती है? फाइनेंशियल पॉलिसीज और ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी ज्वाइंट वेंचर की। ज्वाइंट वेंचर की वो फाइनेंशियल पॉलिसीज और इकोनॉमिक पॉलिसीज को क्या करती है बेटा? कंट्रोल करती है इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। ज्यादा डिटेल में कहां जाकर पढ़ेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 में बहुत डिटेल में बात करेंगे ज्वाइंट वेंचर के बारे में। ठीक है, जितना अभी बताना था बताया, मोर देन सफिशिएंट है अभी के लिए। गॉट इट? यस बोलो, सर। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? चलो जी, यस सर। नेक्स्ट बच्चों। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? ज्वाइंट वेंचर वाला मैंने आपको बताना था, बता दिया। चलो मैं एक बार देख लूं मैंने कुछ मिस नहीं करा है। मैंने आपको कंट्रोल बता दिया है, मैंने आपको एसोसिएट का बता दिया, ज्वाइंट वेंचर बता दिया, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हमने कहीं ना कहीं कवर कर लिया है। लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के अंदर मुझे आपको वो एक चीज अभी पढ़ानी है। आ जाओ जरा, ये रहा पैराग्राफ नंबर 20 पे आओ। 12 के अंदर, सॉरी 12 के अंदर आओ। 12 के बाद जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लिखा है वहां पर, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मे बी एक्सरसाइज इन द सेवरल वेज। कह रहे हैं जो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है उसको एक्सरसाइज करा जा सकता है सेवरल वेज से। ठीक है, कैसे एक्सरसाइज करा जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, बाय रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं उनके, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, मेटीरियल इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, इंटरचेंज ऑफ द मैनेजरियल पर्सोनल है, डिपेंडेंस है टेक्निकल इंफॉर्मेशन के ऊपर। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मे बी गेन्ड बाय द शेयर ओनरशिप। क्या मैंने यही पढ़ाया? स्टैट्यूट Yes, sir. और एग्रीमेंट, तीन चीजें बताई थी। शेयर ओनरशिप की वजह Share से हो ownership, सकता है, स्टैट्यूट की वजह agreement से हो और सकता है, लॉ की वजह से या एग्रीमेंट की वजह से। एज रिगार्ड एज द शेयर ओनरशिप, अगर शेयर ओनरशिप की बात करके चले, अगर एक इन्वेस्टिंग पार्टी होल्ड करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी इंटरमीडियरी के थ्रू 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर एंटरप्राइज की, तो ये प्रज्यूम करेंगे कि इन्वेस्टिंग पार्टी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, अनलेस इट कैन बी क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट दिस इज नॉट द केस। कह रहे हैं यानी अगर 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है तो ये माना जाएगा कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, अनलेस आप डेमोन्स्ट्रेट कर दो कि नहीं जी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। आप कह रहे हो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, प्रूव कर दो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। कन्वर्सली, इफ द इन्वेस्टिंग पार्टी होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरमीडियरी थ्रू इंटरमीडियरी लेस देन 20% ऑफ द वोटिंग पावर, it is presumed investing party does not have significant influence unless such influence can be clearly demonstrated। मैंने ऊपर क्या बोला था कि 20% नहीं है, 20% नहीं है, नहीं है। है ना? फिर चेक करो क्या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हो रहा है, तो हमने कहा था यस हो रहा है, तो क्या फिर बोला प्रूव था? करना पड़ेगा। प्रूफ करो, है ना? समझ में आया वो चार्ट क्यों बनाया था? वैसा कवर कर यस दिया। सर। A substantial or majority ownership by the another investing party
डज नॉट नेसेसरी प्रिक्लूड एन इन्वेस्टिंग पार्टी फ्रॉम हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कह रहे हैं अगर कोई सब्सटेंशियल या मेजर ओनरशिप किसी और इन्वेस्टिंग पार्टी की भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारी जो इन्वेस्टिंग पार्टी है उसको प्रिक्लूड कर दे कि भाई इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। कोई पार्टी ऐसी है जिसका सिर्फ 40% है, उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। कोई पार्टी है जिसके पास 20% है, उसका भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है बच्चे। दो पार्टीज का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 20% से कम वोटिंग पावर है लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अगर प्रूफ हो गया सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो है। गॉट इट? ठीक है। सर इसको ऊपर अब बी के साथ करना थोड़ा रिलेट, जो बी पढ़ा था किसके साथ ऊपर बच्चे? हमने, किसके साथ बच्चे? रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स में, हाँ जी, जब आपने बोला था बाद में बताऊंगा। ये लो बेटा इधर आ जाओ। बेटा यहाँ पर आया नहीं, कौन से वाले पॉइंट के साथ कह रहे हो? एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स वाला। नहीं नहीं, सी पॉइंट था वो, सी। टी पॉइंट के साथ बेटा वो आ गया ना, देखो इंडिविजुअल ओनिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज दैट गिव्स देम कंट्रोल। क्या है? ऐसे इनको इंडिविजुअल कंट्रोल, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिनके पास क्या है, वोटिंग पावर है, जो उन्हें क्या दे रहा है, कंट्रोल दे रहा है या कंट्रोल सिग्निफिकेंट दे रहा इन्फ्लुएंस दे रहा है। है, इन्फ्लुएंस दे अब रहा है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हमने यही तो पढ़ा कि हाँ जी, हाँ सिग्निफिकेंट जी सर। इन्फ्लुएंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 20% वोटिंग पावर है। देखो यहां पर उसने यही तो बोला कि यहां पर बोला नहीं कि इफ द इन्वेस्टिंग पार्टी होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडियरी लेस देन 20% ऑफ द वोटिंग पावर, इट इज presumed इन्वेस्टिंग पार्टी डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कि इन्वेस्टिंग पार्टी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। हाँ जी बच्चों, मुझे तो यहां तक क्लियर हुआ। हाँ क्लियर जी है? सर, डन। चलो बच्चों, मुझे ना सेशन आपका यही एंड करना पड़ेगा। मैंने आपको जितना अभी तक स्टैंडर्ड करवाया है बेटा, इतना स्टैंडर्ड आप लोग पढ़ के आइए। कल का टारगेट हमारा क्या रहेगा, मैं आपको पहले तो कल के टाइमिंग्स बता दूं। बेटा कल आप लोगों की 3 क्लासेस होने वाली हैं, जिनका सिंगल ग्रुप है। जिनके 2 ग्रुप हैं बेटा, कल का दिन थोड़ा सा हेक्टिक है आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले बेटा सुबह आप लोग 6:30 बजे क्लास लगा रहे हैं लॉ, ऑनलाइन मोड में। 6:30 से 8 ऑनलाइन मोड में लॉ की क्लास है आप लोगों की, ठीक है। देन ठीक है सर। आप लोग बेटा 9:30 बजे मिलेंगे चिराग सर से टेक्स्ट की क्लास के लिए ऑफलाइन मोड में। 9:30 से 12, 12:30 बजे मैं नजर आऊंगा बेटा आप लोगों को, ठीक है। 12:30 ऑनवर्ड्स मैं आप लोगों का कल सेशन लूंगा और लगभग 2.5 घंटे की बेटा हमारी क्लास रहेगी। जिनके 2 ग्रुप हैं बेटा, 3:30 बजे आप लोग जो है क्लास लगा रहे होंगे इसकी, ऑडिट की। ऑडिट। 3:45 आप लोग ऑडिट की क्लास लगा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा सेशन को आज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।